हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एटॉमिक मॉडल्स के बारे में बात कर रहे थे और एटॉमिक मॉडल्स में हमने आपको बताया था कि एटॉमिक मॉडल किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। और ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स दिए थे। उसमें हमने पहला जे थॉम्सन का प्लम पडिंग मॉडल पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था। अब जब हम लोग रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ रहे थे तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आई थी कि रदरफोर्ड का मॉडल स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। तो उसके बाद जो थर्ड एटॉमिक मॉडल आया उसका नाम था बोहर्स एटॉमिक मॉडल। और आज हमको बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ना है। और बोहर्स एटॉमिक मॉडल हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू या फिर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। तो आपको ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। अब देखते हैं कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या था। तो साइंटिस्ट का नाम था नील बोहर और ये 1913 में ये एटॉमिक मॉडल प्रपोज किए थे। अब इस मॉडल में इन्होंने जो कॉन्सेप्ट यूज किए थे कुछ तो क्लासिकल फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट यूज किए थे और कुछ मॉडर्न फिजिक्स या उसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट यूज किए थे। क्लासिकल फिजिक्स को हम लोग न्यूटोनियन फिजिक्स भी बोलते हैं। तो इन दोनों का हेल्प लेके बोहर एटॉमिक मॉडल बोहर ने प्रपोज किया था। अब क्या था, क्या बातें इसमें बताई थी, तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। जैसे जब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था तो रदरफोर्ड ने भी यही कहा था कि एटम स्फेरिकल होता है और उस स्फीयर के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो बोर ने भी यही चीज़ कही थी कि किसी भी एटम के सेंटर में डेंस न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ ये जो सर्कुलर पाथ होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो फिर दोनों में फ़र्क क्या था? इस मॉडल को प्रपोज करते समय रदरफोर्ड ने इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के बारे में कोई बात नहीं की थी, लेकिन नील बोर ने कहा था कि सर्कुलर पाथ पे जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये ना तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ना ही इमिट करेगा। जैसे हमने जब रदरफोर्ड मॉडल देखा था तो ये कहा था कि जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है और कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो एनर्जी इमिट करता है और उसकी वजह से ये अल्टीमेटली स्पाइरल पाथ से जाके और न्यूक्लियस में गिर जाता था। तो इस बात को उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया और ये कहा कि ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में तो ये ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ना ही एनर्जी को इमिट करेगा। तो इसका फर्स्ट पॉइंट होगा कि एटम इज spherical in which central dense
part is nucleus and electron moves in circular path without emitting energy। ठीक है बेटा, कि एटम स्फेरिकल होता है, इस स्फीयर में सेंटर में डेंस पार्ट होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, और इस न्यूक्लियस के अराउंड चारों तरफ सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, बट वो मूव करते समय एनर्जी का लॉस या गेन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या था? अब देखो, उन्होंने कहा कि सर्कुलर पाथ होंगे, तो ये न्यूक्लियस हो गया और न्यूक्लियस के अराउंड ये सर्कुलर पाथ है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ होंगे। अब ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ में सारे रास्ते पे सारे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, उसके लिए भी उन्होंने कंडीशन दे दी। क्या कंडीशन दी? इन्होंने कही कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं सर्कुलर पाथ में मूव करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का होल मल्टीपल होगा। यानी कि आउट ऑफ इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ होंगे, और उन इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ में आउट ऑफ इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ओनली दोज फॉर विच एंगुलर मोमेंटम is multiple of h/2π। मतलब उन्हीं सेल्स में, इनको सेल्स बोलते थे या ऑर्बिट बोलते थे, तो उन्हीं सेल्स या ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जहाँ पे उनका एंगुलर मोमेंटम h/2π के बराबर होगा या इसके होल मल्टीपल में होगा। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम, और ये होता है mvr, जहाँ पे m इलेक्ट्रॉन का मास, v उसकी वेलोसिटी और r इस ऑर्बिट की रेडियस होगी। जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, 1 2 3, या इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे KLM से। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट में या K में मूव करना है, तो इन्होंने कहा था कि mvr h/2π के होल मल्टीपल में होगा, जहाँ n क्या होगा? 1 2 3, या इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब मान लो हमको इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट या K सेल में मूव कराना है, तो K सेल के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होगा, n की वैल्यू K के लिए 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 h/2π। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को अगर सेकेंड सेल या L सेल में मूव कराना है, तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए? L, यहाँ पे रख देंगे 2 h/2π। सिमिलरली थर्ड के लिए mvr क्या होना चाहिए? 3 h/2π। ठीक है बेटा, तो जो
इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ होंगे, उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ में से इलेक्ट्रॉन उन्हीं सर्कुलर पाथ में मूव करेगा जहाँ पे इनका एंगुलर मोमेंटम h/2π के होल मल्टीपल में होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये निकला कि इलेक्ट्रॉन सभी में, सारे ऑर्बिट या सारे सेल में मूव नहीं करेगा, कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही मूव करेगा और इसको बोलते हैं डिस्क्रीट। जैसे मैंने आपको एक बताया था कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस या डिस्क्रीट। तो कॉन्टिन्यूअस सारे में मूव नहीं करेंगे, कुछ डिस्क्रीट ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ठीक, तो ये दो पोस्टुलेट हुए। इसके बाद इन्होंने क्या बताया, इसके बाद इन्होंने कहा, अच्छा देखो यहीं से ये बात फिक्स हो गई कि इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन के लिए जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू फिक्स होगी। जैसे मान लो हमने न्यूक्लियस बनाया, ये फर्स्ट सेल है, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, इसको बोलते हैं KLMNO या 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा MdR वो NH/2π होगा। अब हमको फर्स्ट के लिए रखना है तो n की वैल्यू 1 रख देंगे, सेकेंड के लिए देखना है तो n की वैल्यू 2 रख देंगे, थर्ड के लिए देखना है तो n की वैल्यू 3 रख देंगे, फोर्थ के लिए देखना है तो n की वैल्यू 4 रख देंगे। ठीक है, तो हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक फिक्स एंगुलर मोमेंटम होगा। जैसे मान लो हमने 1 के लिए निकाला MvR, तो ये हो जाएगा 1h/2π, जहाँ पे h क्या है, कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। इसी तरह से सेकंड के लिए देखना है तो 2h/2π, इसमें भी सब कांस्टेंट है। तो आप देख रहे हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, और इसीलिए ये अलग अलग डिस्क्रीट वैल्यू में सबके लिए फिक्स है। और वो फिक्स कैसे है, जैसे 1 2 3 4 5। अब इसके बीच की जो वैल्यू होगी एंगुलर मोमेंटम की, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, इसके बीच की जो वैल्यू होगी उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, थर्ड बात क्या बताई, थर्ड बात ये बताई कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी, जैसे मान लो पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा, आपने फर्स्ट ऑर्बिट में इसको मूव करते दिखाया, तो इस ऑर्बिट में ये जब तक मूव करेगा इसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे मूव करते हुए ये एनर्जी को न तो एब्जॉर्ब करेगा और न ही इमिट करेगा। तो किसी पर्टिकुलर सेल में या ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होगी वो फिक्स होगी। किसी पर्टिकुलर सेल में या ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब तक मूव करेगा उसकी एनर्जी कांस्टेंट होगी, वो तो ना तो एनर्जी का लॉस करेगा ना गेन करेगा। एज लॉन्ग एज, जब तक मूव करेगा, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ पर्टिकुलर सेल, it will neither emit nor absorb energy। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट में मूव कर रहा है, तो जब तक ये फर्स्ट में मूव करेगा बाहर से ना एनर्जी लेगा और ना ही एनर्जी देगा। अब देखो पर्टिकुलरली मान लो इसकी एनर्जी क्या है, E1 है, तो जब तक ये मूव करेगा इसकी एनर्जी E1 ही होगी, ना इससे बढ़नी है ना घटनी है, यानी कि फर्स्ट की एनर्जी कांस्टेंट होगी।
इसी तरह से जब सेकेंड में मूव करेगा तो सपोज करो इसकी एनर्जी E2 है। अब ये जब तक सेकेंड में मूव करता रहेगा इसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। इसी तरीके से अगर थर्ड की एनर्जी E3 है तो जब तक थर्ड में मूव करेगा ये एनर्जी E3 ही होगी, न E3 से कम होगी न E3 से ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब कि अभी आपने देखा कि हर सेल का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हर सेल की एनर्जी भी कांस्टेंट होती है, और इसीलिए एनर्जी कांस्टेंट होती है तो इस सेल या ऑर्बिट का दूसरा नाम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं इसको। जैसे इसको फर्स्ट वाले को बोल लेंगे फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड को बोलेंगे सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड ऑर्बिट या सेल को बोलेंगे थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ ऑर्बिट या सेल को बोलेंगे फोर्थ एनर्जी लेवल। अब देखो इसके बाद इन्होंने फोर्थ बात क्या बताई कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो इनकी जो एनर्जी लेवल की वैल्यू है या सेल की जो एनर्जी है इसकी वैल्यू बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए हमने फर्स्ट के लिए एनर्जी माना था E1, सेकंड के लिए E2, थर्ड के लिए E3, फोर्थ के लिए E4। तो न्यूक्लियस के सबसे पास में है फर्स्ट E1, उसके बाद E2, फिर E3, फिर E4। तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, सबसे पहले ये पढ़ा तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, फिर और दूर जाएंगे एनर्जी और बढ़ जाएगी, और दूर जाएंगे एनर्जी और बढ़ जाएगी, और दूर जाएंगे एनर्जी और बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे इन सेल्स या ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ती जाती है। ठीक है, अब मतलब एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बताया कि अब अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर सेल या ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो इसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, और आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब अगर मान लो किसी इलेक्ट्रॉन को जो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, जैसे मान लो E1 में मूव कर रहा है, E1 एनर्जी है इसकी और यहाँ की एनर्जी E2 है। हम यहाँ दिखाते हैं अलग से, देखो हमने दो सेल लिए, मान लो ये न्यूक्लियस के पास वाला है और इससे दूर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E1 होगी और यहाँ पे एनर्जी E2 होगी, और E2 की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी E1 से, और जब तक इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करेगा तो ये E1 ही होगा, यहाँ पे E2 ही होगा। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को कहीं बाहर से एनर्जी मिल गई तो ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से उठ के दूसरे में चला जाएगा। ठीक है, और कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? हमने कहा यहाँ के लिए एनर्जी होनी चाहिए E1 और यहाँ के लिए एनर्जी होनी चाहिए E2। तो जब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा उसकी एनर्जी E1 होगी, यहाँ जाने के लिए उसकी एनर्जी E2 हो जाना चाहिए। तो E1 से E2 में जाने के लिए एनर्जी कितना एब्जॉर्ब करेगा? तो वो होगा डेल्टा E, और डेल्टा E कितना होगा? E2 माइनस E1। तो जैसे हम सपोज करो वैल्यू ले लें, यहाँ पे है 10 और यहाँ पे है 20, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब तक रहेगा उसकी एनर्जी 10 यूनिट होगी,
और यहाँ पे 20 यूनिट होगी। तो 10 यूनिट से 20 यूनिट जाने के लिए इसको 10 एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो ये 10 कहाँ से आया? 20 माइनस 10, मतलब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी को आप माइनस कर दोगे तो कितनी एनर्जी इसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा वो हमको पता चल जाएगा। ठीक है। अब जहाँ पे ये नेचुरली रहा है इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जब हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो इस हायर एनर्जी लेवल को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर सेल के ग्राउंड स्टेट में मूव कर रहा है और उसको बाहर से एनर्जी मिली तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। अब एक बार ये हायर एनर्जी स्टेट में गया तो ये जाके परमानेंट यहीं नहीं रुक जाएगा, ये थोड़े से समय के लिए रुकता है और वो समय होता है 10⁻⁸ सेकेंड। सिर्फ 10⁻⁸ सेकेंड ये यहाँ पे रुकेगा और फिर वापस ये अपने ग्राउंड स्टेट में चला आएगा। और जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कम है, एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ज़्यादा है। तो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जब आएगा तो फिर ये एनर्जी का यहाँ पे एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा था और यहाँ पे एनर्जी इमिट करेगा। ठीक है। अब जो एनर्जी इमिट करेगा वो एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी और एनर्जी के कई फॉर्म होते हैं, जैसे साउंड होता है, हीट होता है। तो ये जो एनर्जी इमिट करेगा वो लाइट के फॉर्म में इमिट करेगा। तो जो एनर्जी इमिट होगी वो भी होगी E2 - E1। ठीक है। और ये एनर्जी इमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो वो होता है hν या होता है hc/λ। ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब कि किसी पर्टिकुलर सेल में जब तक ये मूव करता रहेगा इसकी एनर्जी फिक्स होगी और जैसे इसको बाहर से एनर्जी मिलेगी तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब मान लो अगर ये इन दोनों के डिफरेंस के बराबर एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो 1 से 2 में चला जाएगा। इन दोनों के डिफरेंस के बराबर एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो 1 से 3 में चला जाएगा। इस डिफरेंस के बराबर अगर इसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो ये 1 से 4 में चला जाएगा। ठीक। और यहाँ जाके ये परमानेंट रुकेगा नहीं, सिर्फ 10⁻⁸ सेकेंड के लिए रुकेगा और वापस ग्राउंड स्टेट में या लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। आते समय एनर्जी रिलीज करेगा और वो एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट के रूप में होगी। और उस लाइट की एनर्जी आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट से कि ΔE hν या hc/λ, जहाँ पे c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, λ उसकी वेवलेंथ है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। ये पूरा हो गया आपका हमारा बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है बेटा। अब बोहर एटॉमिक मॉडल का ये मॉडल तो आपसे कभी पूछा जाता है, इसका एप्लीकेशन ज़्यादा पूछा जाता है। तो थोड़ा सा हम इसके एप्लीकेशन के बारे में देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, इसके एप्लीकेशन क्या क्या है? एप्लीकेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। देखो बेटा, आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि बोहर एटॉमिक मॉडल का जो एप्लीकेशन है ये सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल है। अब इसका मतलब क्या हो गया? यूनी मतलब होता है 1, तो ये सिर्फ ऐसे सिस्टम के लिए एप्लीकेबल हो जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो।
स्पीशीज हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर बोहर का एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो एलिमेंट है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कुछ और ले लें, सोडियम, मैग्नीशियम, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है 1, इसके पास होता है 2, लिथियम के पास होता है 3, सोडियम के पास होता है 11, मैग्नीशियम के पास होता है 12। तो अगर हम ऐसे देखें तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन किसके पास है? हाइड्रोजन के पास। तो हाइड्रोजन पे ये एप्लीकेबल होगा। अगर हीलियम पे करना है तो नेचुरली हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हीलियम के ऊपर हमको बोहर मॉडल अप्लाई करना है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन बनाना पड़ेगा और उसके लिए हमको 1 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो हीलियम एटम के ऊपर बोहर का मॉडल एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब He+1 इस पे बोहर मॉडल एप्लीकेबल हो गया। इसी तरह से लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इस पे बोहर का मॉडल एप्लीकेबल नहीं है। अगर इस पे कराना है तो यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनाना पड़ेगा, यानी कि सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, अब इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर सोडियम है 11 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन हमको इसके अंदर रखना है तो 10 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, Na+10 इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर लागू होगा। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जैसे जो भी स्पीशीज हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जैसे होंगे उन्हीं के ऊपर बोहर एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल होगा। और हाइड्रोजन के जैसे का मतलब है कि उसके पास सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा प्रोटॉन कितने भी हो सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन भी 1 है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो 1 है लेकिन प्रोटॉन 2 हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो 1 ही है लेकिन प्रोटॉन कितने हैं? 3 हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 ही है लेकिन प्रोटॉन कितने हैं? 11। तो प्रोटॉन के नंबर के साथ कोई कंडीशन नहीं है, प्रोटॉन कितने भी हो सकते हैं। इस मॉडल को अप्लाई करने के लिए जो इसेंशियल कंडीशन है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 होना चाहिए। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि बोहर का मॉडल यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम या हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल होता है। अब दूसरी बात, अगर हम यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम या हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करें तो बोहर मॉडल के एप्लीकेशन से हम जो डिफरेंट, जैसे न्यूक्लियस हो गया, ये सेल्स हो गए, तो जो डिफरेंट सेल्स हैं इन सेल्स की रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ बोहर मॉडल we can calculate radii of different orbit for uni electron system। हम किसी भी यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बोहर मॉडल को अप्लाई करके ये जो डिफरेंट, जैसे मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बोहर मॉडल के हेल्प से हम यूनी इलेक्ट्रॉन, हमेशा ध्यान रखना यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यहाँ पे जो कुछ बात होगी वो सारा कुछ यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए होगी। तो अगर ये कोई यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और इसके डिफरेंट ऑर्बिट की रेडियाई आपको कैलकुलेट करनी है तो आप बोहर मॉडल की हेल्प से कर सकते हैं। फिर सेकेंड,
किसी यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जो डिफरेंट ये ऑर्बिट्स हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इनकी वेलोसिटी भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। v1, v2 और v3 कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आप इनकी वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो। फिर एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी, E1, यहाँ पे E2, यहाँ पे E3। तो E1, E2 और E3 की वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप किसी भी यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले हम लोग चलते हैं, सीखते हैं कि कैसे हम लोग रेडियस का कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो, हमने एक न्यूक्लियस बनाया। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे, कितने होंगे, Z के बराबर, और उन पे चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है। तो न्यूक्लियस में Ze पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये सेल्स हमने बना लिए। मान लो हमने किसी n सेल के लिए बात करना है, और इस n सेल की रेडियस r है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब जब किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्स लगेंगे। इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज होता है, तो एक तो ये पॉजिटिव न्यूक्लियस और निगेटिव इलेक्ट्रॉन के बीच में पहला जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं कूलम्बियन फोर्स। और फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि कूलम्बियन फोर्स की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। देखो, दो चार्ज हैं, एक है, मान लो यहाँ पे चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। तो Q1 Q2 के बीच में जो फोर्स लगता है वो इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। कूलॉम्स लॉ है ये, कि इन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन और इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एक फोर्स तो ये लगेगा। अब ये फोर्स लगेगा, ये तो जनरल फार्मूला है। अगर इस फार्मूले को इस यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अप्लाई करोगे तो ये F मतलब फोर्स, C मतलब कूलम्बियन फोर्स, तो कांस्टेंट आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। ये चार्ज कितना है, Ze इंटू Q2। दूसरा चार्ज कितना है, E, तो ये होगा E। और अगर ये रेडियस r माना है आपने, तो ये हो जाएगा r²। तो पहला फोर्स तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये लगेगा। और इस फोर्स का देखो, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, तो ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। यानी कि ये फोर्स की जो डायरेक्शन होगी टुवर्ड न्यूक्लियस होगी। ठीक, सेकेंड जो फोर्स काम करेगा, आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो F, इसको E करो इलेक्ट्रोस्टैटिक,
और C का मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होती है mv²/r। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होती है mv²/r होती है, जहाँ पे m जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है उसका मास होता है, v उसकी वेलोसिटी होती है, और r ये रेडियस होती है। ठीक है। अब जब किसी पर्टिकुलर सेल में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इसकी ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होगी, r की वैल्यू सेम होगी, और उस कंडीशन में ये दोनों फोर्स आपस में बराबर होंगे, यानी कि Fe बराबर हो जाएगा Fc, और इसी को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze²/r बराबर mv²/r। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर होता है। इन दोनों को आपने जब इक्वल किया तो ये r से r कट जाएगा, और यहाँ से v² की वैल्यू निकाल लो तो v² बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze² डिवाइडेड बाई ये mr। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। आपने क्या किया कि इस इलेक्ट्रॉन पे दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, एक इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, न्यूक्लियस की वजह से, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसकी वैल्यू कूलम्बियन फोर्स से आप निकाल लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze/E/r²। दूसरा फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है mv²/r। इन दोनों को इक्वल करोगे तो ये v की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी के आगे स्पेस कम होने की वजह से मैं इसको मिटा रहा हूँ। आपने जब बोहर मॉडल पढ़ा था तो बोहर मॉडल में हमने कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, वो होता है nh/2π। nh/2π। अब यहाँ से भी जरा v की वैल्यू निकालो तो v बराबर होगा nh/2π, और ये इधर आ जाएगा mr। ठीक है। अगर हम इसको दोनों तरफ से स्क्वायर कर दें तो v² बराबर हो जाएगा n²h²/4 π²m²r²। ये हमारा सेकेंड फार्मूला हो गया। अब देखो ये फर्स्ट फार्मूले में और सेकेंड फार्मूले में दोनों ही केस में हम लोग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, और किसी इलेक्ट्रॉन के लिए ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी की वैल्यू सेम होगी। तो यानी कि अब दोनों इक्वेशन को हम कर देंगे इक्वल। तो इक्वल जब करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, देखना जरा। ये हमने उठाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze²/mr, और इधर से भी उठाया तो ये हो गया n²h²/4 π²m²r²। ठीक है। अब देखो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से π² कैंसिल हो जाएगा, एक m से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला, अब r को एक तरफ ले आओ तो r बराबर, ये r इधर आ गया, यहाँ बचा n² h² एप्सिलॉन नॉट, राइट साइड में जाएगा n² h² एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई, यहाँ पे बचा है पाई, यहाँ पे बचा है m, इस r को आप इधर ले गए हो, और ये बच जाएगा z, और ये बच जाएगा t²। तो ये हो गई r की वैल्यू।
ठीक है। अब ये R की वैल्यू आ गई आपके पास। अब इस फार्मूले को जरा देखो ध्यान से। इस फार्मूले में जो n है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और इसकी वैल्यू होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 2 3 4 5 है। जो h है ये h है प्लैंक्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड इंटू मीटर। ठीक है। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14। m इस फार्मूले में है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ठीक है। जेड आपको पता है एटॉमिक नंबर है और ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि अलग अलग एटम के लिए जेड की वैल्यू चेंज होगी और अगर आप सेल चेंज करते हैं तो n की वैल्यू चेंज होगी, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो अगर इन कांस्टेंट की वैल्यू अगर आप इन कांस्टेंट की वैल्यू इन फार्मूले में रख दो तो जो R की वैल्यू आती है ये सारी वैल्यू आप इसमें रखो, ये आएगा 0.529 इंटू 10 टू द पावर -10, ऊपर होगा n² और नीचे बच जाएगा z। तो ये आपके पास फार्मूला आ गया और ये आएगा किसमें, मीटर में। ठीक है। तो ये सारा कुछ करने के बाद जो हमारा फाइनल फार्मूला निकल के आया कि यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए किसी भी यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए किसी भी ऑर्बिट का अगर आपको रेडियस निकालना है तो ये होगा 0.529 इंटू 10 के पावर -10 n² अपॉन z। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये आ जाएगा मीटर में। आपको पता है 10 टू द पावर -10 मीटर को एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि Rn बराबर 0.529 n² अपॉन z और अब ये वैल्यू आ जाएगी एंगस्ट्रॉम। ठीक है बेटा। तो अब आप इस फार्मूले को याद रखेंगे। वैसे तो आपको ये डिराइव भी करने आना चाहिए क्योंकि कभी कभी जेई में स्टेप से क्वेश्चन उठा लिया जाता है और फाइनली ये फार्मूला तो आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।